नमस्ते भारत, स्वागत है आपका द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल है। आज के हमारे जो गेस्ट है, स्पाइन स्पेशलिस्ट, जिन्होंने 35 कोर्सेज अलग अलग कंट्रीज में कंप्लीट किए हुए हैं। आज उनकी तरफ से हम जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम भी कह सकते हैं, या जिम इंजरी हो या एथलीट हो, या हर एक कोई आदमी को बैक इंजरी होती ही रहती है। तो इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ काफी स्पेशल गेस्ट है, जिनका नाम है एके टॉक्स। डॉक्टर विराज भंडारी, स्पाइन स्पेशलिस्ट विदाउट ऑपरेशन। सर, कैसे लग रहा है आपको द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हुआ मैं आपसे मिलके। धन्यवाद सर। क्या बताओगे, आपने द एके टॉक के पॉडकास्ट में ये मैं क्या बोल सकता हूँ, ये स्पाइन्स के कुछ पार्ट आप लेके आ गए हो। आई मीन, कहाँ से आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी सर? 2006 से मेरा BMS मैंने किया उस भारतीय विद्यापीठ कॉलेज से। उसके बाद मैं बहुत वैद्यों के पास अलग अलग नाड़ी परीक्षा, उसके साथ आयुर्वेद मेडिसिन्स, आयुर्वेद की दवाइयाँ कैसे बनानी है, सब वनस्पति जो है तो उनका वो कैसे पहचाननी है, उनका रस वीर्य विपाक, वो सीखते सीखते एक दिन डॉक्टर बागेवाड़ीकर सर से मिला। और उनके साथ मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि आप पंचकर्म कर रहे हो, सब कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपकी खुद की स्पेशलिटी क्या है? तो उस दिन उसके बाद मैं वैद्य समीर जमादाग्नि सर के पास भी कुछ सीखता था। तो उस समय उनका भी कहना आया कि आयुर्वेदा तो सब आना चाहिए, सभी बीमारियों का हमें नॉलेज चाहिए, और उसके बाद सब नॉलेज लेने के बाद आपको स्पेशलिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैंने मेरे लाइफ में पहले 10 साल सब चीज़ें की। उसमें अम्ल पित्त हो, ज्वर हो, बुखार हो, जैसे कब्ज की बीमारी हो, कैंसर जैसी बीमारी हो, सब बीमारियों के पेशेंट मैंने देखे। और उसके बाद एक दिन ऐसे डिसाइड किया कि हम लोग अभी स्पेशलिटी पे जाएंगे। तो पूरा जर्नी जो था 2006 से लेके 10 साल में स्पाइन के भी पेशेंट मैंने बहुत देखे। और उस समय थोड़ा सा मन में ये भाव था कि अभी स्पाइन के पेशेंट आगे जाके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि गूगल जो है वो बहुत एक अच्छा टूल है कि जो आगे क्या होने वाला है वो दिखाता है। हाँ। तो मैंने गूगल पे डाल दिया कि नेक्स्ट 15 साल में कौन से बीमारियां ज़्यादा इंडिया में आने वाली है और उसका क्या रिसर्च हम लोग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने डालने के बाद रीढ़ की हड्डी, स्पाइन डिसऑर्डर, डिस्क बल्जिंग, डिस्क हर्निएशन, स्किन के कुछ अलग अलग बीमारी आई, जैसे अभी किडनी फेल्योर्स के नाम आ गया। तो मैंने सब देखने के बाद थोड़ा मैंने डिसाइड किया कि हम लोग स्पाइन के ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड में बहुत कम लोग हैं। फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मैं भारत में हमारे महाराष्ट्र में जितने हार्ड वैद्य है, जैसे चाकन के मंचर के उधर 1-2 हार्ड वैद्य है, शिक्रापुर के उधर हार्ड वैद्य है, बारामती के आगे जामदार बोल के हार्ड वैद्य है, उनके पास मैं हर संडे को जाता था। सर, ये आप जो बोल रहे हो, ये मसल के जो मतलब कोच है, गुरु है, हाँ। ये लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं सर? हार्ड वैद्य जो है वो बेसिकली पेशेंट की जो हड्डियां है जो फिसली हुई है, जो आगे ऊपर नीचे फिसल के, मतलब जो डिसबैलेंस हुई है, उसको खींच के वापस उस जगह पे बैठाते हैं। हाँ, मैंने ऐसे सुना है एक्चुअली। मतलब महाराष्ट्र में मैंने बहुत बार ऐसे सुना है और देखा भी है। मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि लोग कहते हैं कि ऑपरेशन करने से बेटर है कुछ लोग हैं उनके पास जाओ, वो बस कुछ मतलब एक मूवमेंट करते हैं और वो जो मसल है वो फिर से ट्रैक पर बैठाते हैं। तो उनके जैसे हार्ड वैद्यों के पास मैं गया। उनके पास कम से कम मैं एक हार्ड वैद्यों के पास 15 संडे 20 संडे ऐसे जाता रहा। और उसके बाद मैं केरला में गया। केरला में जाने के बाद वहाँ पे एक कुछ 8 जनरेशन थी उनकी, कि जो हार्ड वैद्य का काम करती थी और मर्म चिकित्सा करती थी। उनके पास मैं एक 15-20 दिन रहा और उधर देखा तो कम से कम दिन के 1000 पेशेंट आते थे। वो 10-15 लोग थे, वो मन का खींच के बैठाते थे। तो वो सीखने के बाद उनके पास मैंने
हर रोज के सुबह 7 से लेकर रात के 12-1 बजे तक मैंने पेशेंट देखे और उधर ट्रेनिंग लिया उनके साथ, और ट्रेनिंग लेके पुणे में आया। वापस पुणे में अलग अलग जो भी हार्ड वैद्य है उनके पास कुछ संडे जाता रहा और सीखता रहा। वो सीखने के बाद पता चला कि अरे ये लोग सिर्फ बैठा रहे हैं लेकिन एक्सरे नहीं निकल रहे, डायग्नोसिस का उनके पास तरीका नहीं था। वो डायरेक्टली आ गया तो देखते थे, उनके हिसाब से डायग्नोस करते थे और झटका देते थे। कोई रस्सी से बांध लेता था, कोई व्हाइट कलर की पट्टियाँ पीठ के ऊपर लगाता था, रीढ़ की हड्डी के ऊपर। तो ये देखने के बाद फिर मुझे ध्यान में आ गया कि मैंने भी वो स्टार्ट किया। वो स्टार्ट करते और सीखता भी था अलग अलग। और तो गूगल पे, फेसबुक पे मैं देखता था तो मेरे को ध्यान में आया कि क्रायोप्रैक्टर नाम का एक फील्ड है, उसमें बोन खींच के बैठाते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्री में। तो मैंने थोड़ी वो जानकारी ली, उनके साथ कोर्सेज करने की कोशिश की। तो मेरे को समझ में आ गया 2014 में, 2010 से 14 तक मेरे 15 से 16 कोर्सेज हो गए क्रायोप्रैक्टर के। उसमें थॉमसन गॉन्स्टेड क्रायोप्रैक्टर का कोर्स, मैं चाइना गया, चाइना एक 15 दिन रहा और चाइना में जाके उधर मैंने कोर्स किया। तो क्रायोप्रैक्टर का कोर्स करने के बाद मैंने फेशियल मैनिपुलेशन नाम का एक ट्रीटमेंट है उसका कोर्स किया दिल्ली में। उसके 10 सीरीज थे, वो 10 सीरीज मैंने कंप्लीट किए दिल्ली। हर 6 महीने के बाद मैं 5 दिन दिल्ली जाता था। ऐसा मेरा कम से कम वो कोर्स खत्म होने के लिए मेरे को 4-5 साल लगा। एक एग्जैक्टली मतलब आपने, मैंने जितना अभी सुन रहा हूँ, आपने अराउंड 15 कोर्सेज तो ऐसे ही कंप्लीट किए। आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा था सर? सर एक ध्यान में रखिए, बेस्ट कोर्स सभी थे, क्योंकि एक ध्यान में रखिए, सिर्फ रीढ़ की हड्डी हिलती है तो रीढ़ की हड्डी ये हमेशा ये रूट कॉज नहीं है। आपको रूट कॉज पता होना चाहिए कि कभी कभी ऑर्गन इम्बैलेंस होते हैं, जैसे लीवर है, किडनीज है, किडनी का लिगामेंट टाइट हो गया, उसके वजह से रीढ़ की हड्डी और स्पाइन में दर्द है। और कुछ पेशेंट में फेशिया मिसअलाइन रहता है। अच्छा, फेशिया ये बोन के ऊपर का कवरिंग है, मसल के ऊपर का कवरिंग है, आर्टरी वेनस के ऊपर का कवरिंग है, वहां पे उसके नोड्स बनते हैं। वो नोड्स बनने के वजह से बहुत बार पेशेंट की कमर जो है वो आगे की तरफ, पीछे की तरफ, राइट साइड, लेफ्ट साइड फिसल जाती है। ओके, तो फेशियल मैनिपुलेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट कोर्स मैंने सिंगापुर में किया, दैट इज द न्यूरल मैनिपुलेशन। ओके, न्यूरल मैनिपुलेशन कोर्स जो है उसमें बेसिकली नर्व का मैनिपुलेट किया जाता है, जिसमें से ब्रैकियल फ्लेक्सस, सर्वाइकल जो भी नर्व्स है, 7 नर्व्स वहाँ पे आके उसका एक फंक्शन रहता है। वो वहाँ के नर्व्स डैमेज होने की वजह से या वहाँ के नर्व्स का फाइब्रोसिस होने के वजह से बहुत बार हाथों में दर्द रहता है, मुंगिया रहती है, झिंझिनाहटपन रहता है। तो वो न्यूरल मैनिपुलेशन कोर्स में ब्रेन का मैनिपुलेशन मैंने सीखा और उसके वजह से रीढ़ की हड्डी या स्पाइन के प्रॉब्लम ठीक होते हैं। वैसे नेक्स्ट कोर्स मेरा विसरल मैनिपुलेशन हुआ। विसरल मैनिपुलेशन में ऑर्गन बैलेंस करते हैं हम लोग, जिसमें अलग अलग ऑर्गन जो है, जैसे डिओडिनम है, स्टमक है, स्प्लीन है, किडनीज है, उसको मैनिपुलेट करते हैं। हमेशा आप यूट्यूब पे देखते हो तो बहुत बार, या फेसबुक पे देखते हो तो हमको वो रीढ़ की हड्डी खींच के बैठाने वाले या टड़क जो आवाज आती है वो दिखाई देता है, लेकिन न्यूरल मैनिपुलेशन और विसरल मैनिपुलेशन के वीडियोस बहुत कम दिखाई देते हैं। तो ऐसे मेरे जर्नी में अलग अलग कोर्सेस रीढ़ की हड्डी के हिसाब से ठीक करने वाले जो मैनुअल थेरेपीज है वो मैंने किए। और उसके बाद मेरा खुद का प्रैक्टिस वैसे चालू था 2008 से स्पाइन का। तो धीरे धीरे मैं एक एक कोर्स सीखता, कम से कम वही चीज मैं कम से कम 1000 पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल करके मेरा एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब आपने R&D किया, पायलट स्टडी किया। और उसके बारे में अलग अलग सिखाने वाले जो गुरुज है, जैसे कि मैं ऑनलाइन बहुत कोर्सेस मैंने उसके बारे में किए कि जूम मीटिंग पे कुछ कोर्सेस किए, फिर उसके बाद एक कनाडा का कोर्स किया। तो ऐसे अलग अलग कोर्सेस और अलग अलग किताबें पढ़ के लोगों के पास जाके सीखा। और पूरा नॉलेज इंटीग्रेटेड अप्रोच करके ये मेरा खुद का टेक्निक बना दिया है। तो मतलब 2024 में आपको लगता है कि दुनिया के कौन से कोर्स अभी आप तक आने बाकी है? सर एक देखो, ज्ञान जो है वो कितना भी आप लेंगे तो आज कम है। exactly. हमेशा आदमी ने सीखते रहना है। यूनिवर्स इज ओपन फॉर एवरीवन, लाइक स्काई इज नो लिमिट। एग्जैक्टली। क्या होता है सर,
बहुत बार हम कितना भी आगे जाए तो भगवान ऐसी चीज है कि वो अलग अलग आपको चैलेंजेस देते ही रहते देते ही रहते हैं और वो आपको करना है। इसलिए तो बोलते हैं ना, देखो 64 शास्त्र 64 कला हाँ जो आया है, हाँ तो हर एक आदमी की अलग अलग पहचान है हाँ, और हाँ, नॉलेज अलग अलग रहता है। हम्म, और कोई सिर्फ देख के भी ठीक करते हैं, ऐसे लोग हमने सुना है। हम गुरु चरित्र पढ़ते हैं या अलग अलग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें वर्णन आया हुआ है कि इन्होंने औदुंबर के झाड़ को फेरी मार दी तो उनका ये बीमारी खत्म हो गई। तो एक ध्यान में रखो, बहुत कुछ नॉलेज है इंडिया में, हम लोग जितना हो सके उतना लेंगे एग्जैक्टली तो पेशेंट के लिए वो फायदेशीर रहेगा। एग्जैक्टली मैं इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा जो कॉमन लोग रहते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए मैं कुछ ये पॉडकास्ट के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल, आजकल हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, बराबर। डेली मतलब करीबन 8 से 9 घंटे लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं। सो आप बता सकते हो कि उन लोगों ने बैठने के बाद उनकी पोजीशन कैसे रखनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो एक ध्यान में रखना है कि 8 घंटा आप काम करो। आज बहुत बार क्या हो रहा है कि बहुत लोग 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा भी काम कर रहे हैं और उनको टास्क दिया जाता है कि प्रमोशन के हिसाब से आप इतना काम करना ही करना है। हाँ। तो पहली बात है, एक तो बैठने का स्ट्रेस और दूसरी बात है मेंटल स्ट्रेस। ये दोनों के वजह से तकलीफ ही बढ़ती है। रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम बढ़ने का कारण एक इमोशन भी है। तो हमेशा आप जब भी बैठोगे 1 घंटे के बाद आपको उठना है कंपलसरी। कितने मिनट के लिए? 5 से 6 मिनट तक आपको वॉक करना है, चलना है। एवरी 1 आवर 2 से 3 मिनट आपको चलना है। आपके रूम में ही चलो या बाहर के पैसेज में चलो, वापस जगह पे बैठो। बहुत बार क्या होता है, एक बार आप कंटिन्यूअस बैठोगे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, दैट 2 वर्टेब्रल सेगमेंट जो रहते हैं, यहाँ पे मैंने लाया देखो, 2 वर्टेब्रल सेगमेंट के बीच में ये न्यूक्लियस पल्पस रहता है और उसके बाजू में एनुलस फाइबर जो पानी की गादी रहती है। वो गादी आप ज्यादा देर बैठोगे तो उसका दोनों का गैप कम होता है, मतलब वो ठीक हो जाता है, कम होता है। और कम होने के वजह से वो गादी बाहर आने की कोशिश करती है या बार बार इन्फ्लामेशन होता है। इसलिए सुबह उठने के बाद बहुत लोगों को स्पाजम रहता है, कमर अकड़ जाती है। तो पेशेंट लोगों ने एक ध्यान में रखना है कि जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, पेशेंट नहीं, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, उन लोगों ने 1 घंटे के बाद उठना है। और कोई भी मूवमेंट आप करते हो दिन भर में से, सुबह से लेकर शाम तक हम कम से कम 500 से 600 मूवमेंट करते हैं। जैसे ब्रश करना है, बेड से उठना है, तो सभी मूवमेंट कॉन्शियसनेस से करना है। एक साथ 3 मूवमेंट नहीं करना है। 1 सेकंड में एक साथ 3 मूवमेंट करोगे तो गादी बाहर आती है और उसके वजह से रीढ़ की आजू बाजू की जो भी नर्व्स है वो स्टीनोसिस होती है। फिर रिपोर्ट में आता है स्टीनोसिस, डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोट्रूजन, लिगामेंटम फ्लैवम थिकनिंग। ये जो होने का कारण है झटका बैठना। बहुत बार क्या होता है, हम लोग कुछ उठाने को जाते हैं, आप कोई भी चीज उठाते हो तो सामने से जाके उठाना है, ऐसे नहीं करना है कि राइट साइड आप झुक गए। उसमें बहुत इंजुरी होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, मैं आगे के क्वेश्चन पर आता हूँ सर। 8 घंटे अगर कोई जॉब कर रहा है, बैठकर काम कर रहा है, तो उन्हें आपने जैसे बताया कि हर एक घंटे पे उन्हें 5 मिनट उठना है और वॉक करना है 5 मिनट, बराबर? तो उन्हें वाटर इनटेक क्या रखना चाहिए सर? ये देखो, वाटर इनटेक जो है वो फीलिंग है। ओके। मेरे को बोलो, हम लोग पेशाब को जाते हैं, फीलिंग है। शींक निकालते हैं, फीलिंग है। तो प्यास जो है, तहान जो है, वो फीलिंग है। ओके। आपको जब भी प्यास लगेगी तभी पानी पीना है। आपको प्यास नहीं है, आपको ड्रिंकिंग का हैबिट ऐसे नहीं चाहिए कि टाइम हो गया इसलिए मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, या बीबी ने बोतल दिया है तो खत्म ही करना है। करेक्ट। बहुत बार क्या होता है, हेवी इनटेक ऑफ वाटर के वजह से इनडाइजेशन होता है और पेट खराब होना, पेट खराब, कब्ज की बीमारी होती है, गैसेस बनते हैं, बहुत बार फ्लैटुलेंस बनता है, गैसेस बहुत होते हैं और उसके वजह से नेक पेन होता है। तो एक ध्यान में रखना है, जिनको भी पानी पीना है, जब भी प्यास लगेगी पानी पीना, ये फीलिंग है, व्यसन नहीं है और हैबिट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पानी पीना ही पीना है। जब भी प्यास लगेगी आधा गिलास पानी पियो, देखो अंदर प्यास है तो आगे ले लो, अदरवाइज स्किप इट। ओके। सिमिलर क्वेश्चन अगेन सर। आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 30 स्पाइन जो है वो 32 मसल को लेके बनता है, राइट?
33 वर्टेब्रा। 33, राइट, ओके। सो मैं वही पॉइंट पर आता हूँ, हमारी जो चिन है उसका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए ड्यूरिंग द लैपटॉप एंड कंप्यूटर वर्क? पहली बात है, मैंने बीच में थोड़ा सा आपको बताना भूल गया मैं। टेबल के ऊपर आप हमेशा बैठ के ही लैपटॉप इस्तेमाल करना है, टेबल और कुर्सी। लाइक दिस पोजीशन? हाँ, सेम पोजीशन, आपके दोनों पैर जमीन पे चिपके हुए होने चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए। ओके। ना कि आप कब, बहुत बार लोग आगे चले जाते हैं, पेट का भाग आगे जाता है, गर्दन पीछे जाती है। बहुत बार कभी कभी लोग टिपॉय के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि पूरा टिपॉय रहता है, टेबल नहीं रहता है। तो टेबल जो है और सामने चाहिए। बहुत बार कभी कभी क्या करते हैं लोग, गेस्ट आते हैं तो बात करने के लिए ऐसा काम करते हैं, रोटेट होके। तो रोटेट होके भी काम नहीं करना है। कभी भी आप काम करोगे तो लैपटॉप आपके सामने चाहिए, शोल्डर या चेस्ट लेवल पे? चेस्ट लेवल के ऊपर। चेस्ट लेवल, हाँ, राइट। शोल्डर शुड बी स्ट्रेट, हमेशा टेढ़ा बैठना नहीं है, सीधा ही बैठना है। दोनों पैर जमीन पे चिपके हुए चाहिए, गर्दन सीधी चाहिए, चीन का भाग जो है वो सीधा चाहिए। आप चीन बहुत नीचे की तरफ रखोगे या बहुत ऊपर की तरफ रखोगे तो अंदर के ऑर्गन के ऊपर खिंचाव महसूस होता है और उसके वजह से अलग बीमारियां पैदा होती है। ओके, ओके। मसल शॉर्टनिंग पे चला जाते हैं। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ सर। आपने भी देखा रहेगा जो हार्ड वर्किंग लोग रहते हैं, जैसे हमारे इंडियन आर्मी के जवान हो या रास्ते पे काम कर रहे पुलिस ऑफिसर हो या फार्मर्स हो या स्ट्रीट पे बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं। बराबर सर ये दिन भर खड़े रहते हैं, मतलब दिन भर तो मैं तो बोलूंगा ये 10-12 घंटे खड़े रहते हैं। जो लोग खड़े रहकर काम कर रहे हैं उन्हें अपने स्पाइन का कैसे ख्याल रखना चाहिए सर? बहुत बार जो खड़े होके काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे कि पुलिस है, फार्मर्स लोग हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, तो बहुत बार उन्होंने ध्यान में रखना है कि 1 घंटे के बाद कंपलसरी 2 से 3 मिनट के लिए बैठना है। बहुत बार ज़्यादा देर खड़े रहेंगे तो पेल्विस जो है उसका कमज़ोरी हो जाती है पेल्विस में, और बहुत बार कभी कभी बहुत कमज़ोरी होने की वजह से पेल्विस का टिल्ट हो जाता है, एंटेरियर शिफ्ट हो जाता है, पेल्विस आगे की तरफ झुक जाता है, शोल्डर पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ओके सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, जो क्वेश्चन मेरे लाइफ के लिए बहुत रिलेट करता है, बिकॉज एज आई सेड कि मैं बहुत सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ, अभी खैर 1-1.5 साल हो गए पूरा बंद है। सो हम जिम में जब वर्कआउट करते हैं ना, बहुत बार क्या होता है ना, जो वर्कआउट टेक्निक और पोजीशन है ना, बहुत लोग जो फ्रेशर्स है वो मोस्टली गलत कुछ करते हैं, फिर उन्हें लेग इंजरी, बैक इंजरी, ऐसे अलग अलग इंजरीज होते हैं। तो आप बता सकते हो कि टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़? देखो, कोई भी चीज हम करते हैं तो उसमें गुरु होना चाहिए। गुरु के बिना आप कोई भी चीज करने जाओगे, या किसी का यूट्यूब देखा है, इंस्टा देखा है और फेसबुक देखा है, गूगल देखा है, तो गूगल इज नॉट अ प्रैक्टिकल गुरु। उसको कॉन्स नहीं पता रहते, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता नहीं होता है। तो बहुत बार जो भी जिमिंग करने को जा रहे हैं तो अति साहस, अति धाड़स, ये जो चीजें है कि बहुत एक्साइटमेंट में जाके काम नहीं करना है। आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे पोजीशन सीख लो। पहले वेट लेने के पहले पोजीशन सीख लो, और फिट 500 ग्राम के वेट से आप चालू करोगे और धीरे धीरे आगे वेट बढ़ाते जाओगे। क्या होता है, बहुत बार आप जिमिंग करते हो लेकिन डाइट, लोग आजकल यूएस डाइट फॉलो करते हैं। आप इंडिया में रह रहे हो और डाइट यूएस का है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक ध्यान में रखो, उधर का क्लाइमेट अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है, देश काल जो है वो दोनों का अलग है, खान पान सहन कुल अलग है। हमारा जीन जो है, हर एक का पहलवान का जीन होता है, जो जिसके लाइफ में, जिसके पिताजी ने या जिसके दादाजी ने पहलवानगिरी की ही नहीं है, और अब पहलवानगिरी करने को जाएंगे या एडवेंचर करने को जाएंगे तो वो जीन के मसल्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होते हैं उस चीज के लिए, और उसको हम हनुन मारून वो करते हैं, मराठी में बोलता है हनुन मारून ते करू नका जो। तो बहुत बार वो चीज करते समय इंजुरी होती है, और उसके वजह से बहुत लोगों का मैं देखता हूँ रीढ़ की हड्डी की जो गादी है वो बाहर आती है। सर एग्जैक्टली जो गादी वर्ड है वो AK टॉक के प्रेक्षकों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो? यस, मैं कर सकता हूँ सर। ये देखो, एक नॉर्मल वर्टेब्रल सेगमेंट जो है, रीढ़ की जो हड्डी है उसमें 33 वर्टेब्रल सेगमेंट है। 33 सेगमेंट में आप देखा जाए तो
प्रत्येक वर्टेब्रल सेगमेंट में आप देखा जाए तो प्रत्येक सेगमेंट के बीच में गादी है, जिसको हम लोग एनुलस फाइबर इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं। और इंटरवर्टेब्रल डिस्क के बाजू में ये एनुलस फाइबर व्हाइट कलर का लिक्विड रहता है और उसके बीच में न्यूक्लियस पल्पस, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है। तो ह्यूमन बीइंग में हम जो है उनका स्पाइन जो है वो सीधा है, स्ट्रेट रहता है टुवर्ड्स स्काई। और वो स्ट्रेट होने का कारण जो है तो हमारी बुद्धि विकसित हुई है। करेक्ट। और जो पशु प्राणी है जैसे कि हाथी है, एलिफेंट है, बफेलो है, शेरी है, उनका टेढ़ा रहता है। करेक्ट। तो वो जो स्पाइन है उनका टेढ़ा होने का कारण है उनकी बुद्धि विक्षिप्त नहीं होती है। और जो भी नर्वस सिस्टम है, जो स्पाइन के वर्टेब्रल सेगमेंट के दोनों वर्टेब्रा के बीच में एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, वो डिस्क का काम जो है वो हम लोग न्यूक्लियस पल्पस जेली लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज अ वन कुशन टाइप स्ट्रक्चर। हम लोग जो मूवमेंट करते हैं आगे पीछे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, कुछ भी मूवमेंट करते हैं तो वो मूवमेंट करने के लिए जेली का काम होता है। और उसके साथ दोनों वर्टेब्रल सेगमेंट के पीछे से सभी प्रेक्षक देख सकते हैं कि ये पीला कलर का जो नर्व्स है दोनों साइड से नर्व्स गई है। 33 नर्व्स ऑन द राइट साइड, 33 नर्व्स ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये 33 नर्व्स जो है हर एक सेगमेंट की नर्व हर एक सेगमेंट के आजू बाजू के ऑर्गन को नरिश करती है। आप देखोगे कोई L4 L5 स्पाइन राइट साइड से नर्व डैमेज हुई है, वहां पे बल्जिंग आया हुआ है, गादी बाहर आई है, तो उधर के राइट साइड के जो मसल्स है वो शॉर्टनिंग, मसल वास्ट हो जाते हैं, श्रुंक हो जाते हैं। तो ये जो गादी है, ये जो वर्टेब्रा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में है क्योंकि हमारा पूरा मसल का नरिशमेंट नर्व्स करते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि हमारी चेतना जो है, कोई भी चीज हमको जो समझ में आ रहा है कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को पेशाब लगा है, मेरे को सेक्स करना है, मेरे को श्रिंक देना है, ये सभी चीजें जो है वो समझने का काम नर्वस सिस्टम करती है। नर्वस सिस्टम, हमको पानी पीना है, हमको यहाँ से नीचे जाना है, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में रहते हैं। यस, एंड दे आर कनेक्ट विद डायरेक्टली माइंड, ब्रेन। दे आर कनेक्टेड विद ब्रेन। तो दो ब्रेन है, एक फंक्शनल ब्रेन है और एक समझ रहा है नहीं समझ रहा है वो एक्टिवेट करने वाला एक ब्रेन है। करेक्ट। तो ये नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंस इतना है कि हमें पता नहीं होता है, पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है। और जो निश्चय हम लोग करते हैं कि कॉन्शियसनेस में कि मेरे को क्या करना है असल में, फिर वो इंद्रियों को हम चेतना देते हैं कि मेरे को बाबा ये ग्लास राइट हैंड से उतारना है, लेफ्ट हैंड से उतारना है। तो ये सब चीजें नर्वस सिस्टम करती है। सर, मैं वही पॉइंट पर आता हूँ जब हम जिम में वर्कआउट कर रहे हैं या व्हाटएवर कहाँ पर भी वर्कआउट कर रहे हैं, सो उस टाइम पे नर्वस सिस्टम का डायरेक्टली हमारे ब्रेन को कनेक्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है? मेरी बात सुनो कि आपको कोई भी एक्टिविटी करना है, मैंने समझो आपको बोल दिया कि आपको मुंह से बांस लेना है, इट इज पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। वो नो चेंज हो गई। करेक्ट। आप आंखों से देख रहे लेकिन कल नाक से देखना पड़े तो सपोज चेंज हो गया इंद्रिय। इंद्रियों का चेंज होना ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि इंद्रियों चेंज हो गए। जो भी भगवान ने बनाया है वो सोच समझ के बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। तो इसलिए नर्वस सिस्टम जो है उसका नर्व का फंक्शनिंग ठीक से नहीं हुआ या मिसमैच हो गया तो सब दिक्कतें आ जाती है। फिर राइट हैंड हम उठाने को जा रहे लेकिन गलती से लेफ्ट हैंड भाग रहा है। तो आदमी फिसल के गिर जाएगा और इंजरी बढ़ेगी और तकलीफें बढ़ेगी। करेक्ट। सर, मैं मेरे आगे के पॉइंट पर आता हूँ। सर, मेरी बॉडी अभी स्टिफ हो चुकी है। एक एग्जांपल, मेरी बॉडी अभी स्टिफ हो चुकी है। अगर स्टिफ बॉडी को फिर से मुझे एक रेगुलर लाइफ में बॉडी को मतलब लाना है, लाइक डेली एक्टिविटी करना है, अभी मुझे ऐसे बेंड होने में, लोअर बैक में से बेंड होने के लिए भी तकलीफ हो रही है, तो मुझे कौन से प्रकार के एक्सरसाइज हो या वर्कआउट करना जरूरी है? सर, पहली बात, डायग्नोसिस करना वेरी इंपॉर्टेंट
बिकॉज आपका स्टिफनेस जो है वो किसके वजह से है. बहुत बार स्टिफनेस जो है एक रूट कॉज जो है स्टिफनेस का वो गादी बाहर आना या नर्व पिंच हो जाना या स्टीनोसिस होना या एनुलस फाइबर के ऊपर इन्फ्लामेशन आना, ये कारण हो सकते हैं. तो उस कारण तक हम जब तक नहीं पहुंच पाते तब तक आपका मसल स्टिफनेस नहीं जाएगा. और इसके लिए आपको पहली बात है कि एक्सरे निकाल के देखना है कि रूट कॉज क्या है उसके से और क्लिनिकल चेक करना है कि कौन सा वर्टेब्रल सेगमेंट आपका मिस अलाइन है. इफ आपका राइट साइड का L4 बाहर आया है, पीछे की तरफ आया है, तो उसको अलाइन करके फिर आप एक्सरसाइज पैटर्न देते हो तो वो पूरा 100% ठीक हो जाएगा. या सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो इस समय में तो क्या होता है, आप एक्सरसाइज करोगे उतना स्ट्रेचिंग करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन नेक्स्ट 4-5 डेज अगेन स्टार्ट सेम प्रॉब्लम, बिकॉज आप रूट कॉज के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं. तो रूट कॉज के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जरूरत है कि आपकी गादी बाहर आई है, फिसल गई है, रीढ़ का हड्डी राइट साइड गया है या लेफ्ट साइड गया है, तो उसको पहले आप एडजस्टमेंट करो, क्रायोप्रैक्टर सेशन ले लो और फिर एक्सरसाइज पैटर्न चालू करेंगे तो वो 100% सही रहेगा. लेकिन जिनमें थोड़ा सा स्टिफनेस है और कभी कभी स्टिफनेस आता है, उन लोगों ने सूर्य नमस्कार चालू करनी चाहिए. ओके. सूर्य नमस्कार में 12 पोजेस रहते हैं. उसमें हर एक पोजीशन में आप 30 सेकंड होल्डिंग करोगे, 30 सेकंड से 1 मिनट तक, तो आपका स्टिफनेस पूरा चला जाता है. लेकिन आप पावर योगा करते हो, फटाफट सूर्य नमस्कार मारते हो, तो स्टिफनेस नहीं चला जाता और इंजरी बढ़ती है. सर, हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, सोसाइटी में हम अगर आगे चल रहे काम कर रहे तो पीछे से बहुत लोग कुछ मारते हैं, हमें कुछ बोलते हैं, ताने मारते हैं, ये करते वो करते. बट सर ये सब चीजें होती ही रहेगी लाइफ में, बराबर. सर अगर हमें हमारा बैकबोन और बैक स्ट्रॉन्ग करनी है तो क्या डाइट फॉलो करना पड़ेगा? हमारे आयुर्वेद शास्त्र में षडरसात्मक आहार चाहिए. ओके. षडरसात्मक आहार का मतलब क्या है, तो मधुर रस, मधुर मतलब मीठा, मीठा रस. ये सर ऐसे समझाओ, हमें समझ में आएगा. आपकी ये लैंग्वेज हमारे सर के ऊपर से गई थोड़ी अभी. ये देखो, जो रस है, 6 रस है. मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. मतलब जो है मीठा, जिसको मराठी में बोलते हैं गोड पदार्थ, आंबट पदार्थ, खारट पदार्थ, तिखट, तुरट, कडू पदार्थ. ये जो पदार्थ है वो सभी पदार्थ हमारे पेट में जाने चाहिए. आप सिर्फ बहुत बार क्या होता है, लोग खाना खाते हैं तो सिर्फ पिज्जा खाएंगे या स्वीट थोड़ा अवॉइड करेंगे, शुगर अवॉइड करेंगे. लास्ट में खाते या खाते ही नहीं. तो एक ध्यान में रखना है, कोई भी खाना खाना है तो उसका एक सिस्टम है, आयुर्वेद में क्वांटिटी चाहिए. नहीं, प्रोसेस है. क्वांटिटी भी है और प्रोसेस भी है. ओके. तो एक ध्यान में रखना है, भूख लगी तो खाना खाना है, पहली बात. ओके. आज बहुत बार हम लोग जो काम पे काम करते हैं, या कोई सोसाइटी में काम करता है, कोई कंपनी में काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, तो उनके लंच टाइमिंग हमेशा 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे रहते हैं. कभी कभी 5 बजे खाना खाते हैं लोग. टाइम हुआ इसलिए नहीं खाना है, भूख लगी इसलिए खाना है. तो टाइमिंग जो है सुबह 9:30, 10 बजे का टाइमिंग जो है, तभी आदमी को भूख लगती है. और जिसको जब भी भूख लगती है तभी कंपलसरी वो टाइमिंग फॉलो करना है. तो सुबह का खाना मेरे ख्याल से 9, 9:30 बजे खाओ, शाम का खाना 6:30, 7 बजे खाओ, तभी आदमी को नेचुरल वे से भूख लगती है. ओके. दैट इज द बॉडी कैलेंडर एंड यूनिवर्सल कैलेंडर. तो खाना जो है, खाते समय मीठे पदार्थ पहले खाने चाहिए. जैसे डिंग का लड्डू है, हड़ीव का लड्डू है, अलग अलग फ्रूट्स जो मीठे हैं वो भोजन के पहले खाने चाहिए. ओके. अम्बट पदार्थ जो है, अम्बट पदार्थ में अम्ल पदार्थ जो है, जैसे कि आवड़ा है, छाछ है, बटर मिल्क है, जैसे कि अदरक है, हम कड़ी भी लेते हैं. महाराष्ट्रन फूड है, वो भोजन के बीच में चाहिए. ओके. वो भोजन के बीच में आप अम्ल पदार्थ खाते हो तो हजम होने के लिए काम करता है. करेक्ट. वो आप भोजन की शुरुआत में खाओगे तो बहुत बार एसिडिटी की तकलीफ बढ़ती है. बहुत बार मैं देखता हूँ लोग शुरुआत में 2-3 ग्लास छाछ पीते हैं, वो बहुत गलत है. वैसे ही उसके बाद आप हरे मूंग का खिचड़ी खाओ, फिर राइस और दाल खाओ, और उसके बाद भोजन के लास्ट में कंपलसरी एक मिर्ची का टुकड़ा खाना चाहिए. ओके. एकदम स्पाइसी. तो वो
अन्न को हजम करने के लिए कोशिश करता है। मतलब मैं जितना देख रहा हूँ ये पूरा साइकिल डिस्टर्ब है, मतलब डेली स्केड्यूल में हर एक किसी का। यस। ओ, उसके बाद एक थोड़ा सा लहसुन का टुकड़ा खाइए। ओ, तिखट रस जो है वो हमारे पेट में जाता ही नहीं है। या कषाय रस जो है जैसे भेड़ा है या मेथी दाना है वो हम लोग खाते ही नहीं है। ओके। तो आहार जो है सभी रसात्मक आहार पेट में जाना चाहिए। और जो भी आहार लेंगे उतना 2 भाग आप सॉलिड भाग खाइए, 1 भाग लिक्विड और 1 भाग अन्न हजम होने के लिए रखना है। ऐसे नहीं करना है कि बहुत अच्छा पुलाव हो गया है तो मार दिया। और लोग क्या करते हैं फिर इतना खाते हैं तो इतने तक ढेका रहती है और फिर वो हजम होने के लिए तकलीफ होती है और उसके बाद गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, भगंदर जैसी बीमारियां बढ़ती है समाज में। सर अगर हमारे बैकबोन में, स्पाइन में कुछ इश्यू रहेगा तो आपको क्या लगता है, मतलब इन फ्यूचर आफ्टर 40, आफ्टर 50 क्या क्या बीमारी हमें फेस करनी पड़ेगी? पहली बात जो है तो आजकल सोसाइटी में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली पहली बीमारी है स्लिप डिस्क। ओके। स्लिप डिस्क जो है उसमें डिस्क जो है वो फिसल जाती है। ओके। और फिसल जाने का कारण मैंने बोला पहला तो है कि झटका बैठना। लाइक एनी डिस्क मैक्सिमम L4 L5 डिस्क फिसलती है। ओके। C6 C7 और C7 T1 क्योंकि वहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा है। जहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा है वहाँ फिसलने का चांसेस ज़्यादा है। तो गर्दन की जो 7 वर्टेब्रल सेगमेंट है उसमें C6 C7, थोरेसिक 12 और L1 और लंबर में चौथा 5वां वर्टेब्रल सेगमेंट जो है वहाँ पे रीढ़ की हड्डी फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बिकॉज वहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा है। ओके। तो वो स्लिप डिस्क में बहुत बार पेशेंट की डिस्क बाहर आती है और नवरूट कॉम्प्रेशन होता है। और बहुत बार डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन और डिस्क प्रोट्रूजन ऐसे MRI का रिपोर्ट आता है। तो वहाँ पे बहुत लोगों को ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे, एलोपैथी डॉक्टर, वो बताता है कि आप ऑपरेशन करो, ये डिस्क को कट करना पड़ेगा। इसको डिसेक्टोमी या लैमिनेक्टोमी बोलते हैं। ओके। कुछ पेशेंट में वो डिस्क बाहर आई है तो उधर स्पाइनल नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो जो डिस्क श्रुंक हो जाती है इंजेक्शन के वजह से, स्टेरॉइड ड्रग रहता है बुटाडिन जैसे, तो वो देने के बाद भी बहुत लोगों की डिस्क वापस बाहर आती है। तो इसमें मैनुअल थेरेपी का बहुत अच्छा रिजल्ट है और स्लिप डिस्क वो पूरी ठीक होती है विदाउट ऑपरेशन। आज जो भी प्रेक्षक देख रहे हैं तो स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां जो है, डिस्क हर्निएशन जिसके MRI में है, वो पैरों में झंझनाहट है, 100-200 मीटर से आगे नहीं चल पा रहे हैं, पैर हेवी होता है, पैर दर्द करता है, गर्दन दर्द करती है, हाथों में दर्द आता है, तो उस जैसे कंडीशन उस स्लिप डिस्क में दिखाई देते हैं। तो वो पेशेंट के विदाउट ऑपरेशन, विदाउट सर्जरी, विदाउट इंजेक्शन मैनुअल थेरेपी जो है, डॉक्टर भंडारी स्पाइन टेक्निक जो है, उससे वो पूरा उसके राहत मिलती है। Exactly. दूसरा बीमारी दिखाई देता है साइटिका, साइटिक नर्व पिंचिंग। बहुत बार डिस्क जो है वो पीछे की तरफ वर्टेब्रल सेगमेंट शिफ्ट होता है और उसके वजह से सैक्रल प्लेक्सस में जो नर्व है वो पिंच हो जाती है। और वो पिंचिंग के वजह से बहुत बार पैरों में झिंझिनाहट आना या कमर से लेके पैरों तक दर्द करना, थोड़ा सा चले तो बैठना पड़ता है, थोड़ा सा चले तो मुंगिया आती है, पैर बधिर होता है, क्रैम्प आता है। हाँ। तो उसमें बहुत बार आपको साइटिका जैसे बीमारियों में बहुत लोग ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वो भी चीज साइटिका जो है वो विदाउट ऑपरेशन क्योर होती है। ओके। लोगों को पता नहीं है क्योंकि लोग पहले एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं फिजियोथेरेपी करो, फिजियोथेरेपी कुछ दिन किया जाता है, लेकिन फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है उसके बाद कुछ लोगों को राहत मिलती है, कुछ लोग ऑपरेशन के लिए जाते हैं। लेकिन वो केस में भी मैनुअल थेरेपी बहुत फायदेशीर होती है। और तीसरी जो है वो कुछ लोगों में आजकल पॉट स्पाइन डिसीज, टीबी, रीढ़ की हड्डी का टीबी दिखाई देता है। कुछ लोगों में फ्रैक्चर्स दिखाई देते हैं, ओल्ड एज
पेशेंट जो है अबव 40 to 60 एज के समय में आप देखोगे आजकल सभी बाथरूमों में जो फर्शियाँ रहती है वो टाइल्स की रहती है और उसके वजह से थोड़ा पानी फिसल जाता है, रात को लाइट लगाते नहीं लगाते उसमें पैर फिसल जाता है। और बहुत बार मेरे पास ये L4 L2 L1 L2 के फ्रैक्चर्स के पेशेंट बहुत आते हैं अभी। तो एक ध्यान में रखना है कि आप बाथरूम में जाओगे तो गीला पानी नहीं रखना है 100%, जिनके घर में ओल्ड एज पीपल है, और लाइट लगा के रखिए रात को। करेक्ट। तो ये फ्रैक्चर के जैसे पेशेंट है उनमें भी बहुत बार लोग सीमेंट भरते हैं, अलग अलग ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उनका पेन कम नहीं होता है। उनका पेन मैनुअल थेरेपी से ही कम होता है, क्योंकि मैंने लास्ट 3-4 मंथ में 30-40 केसेस वो देखे। और डिस्क हर्निएशन के मोस्टली महीने को मैं एक 200-250 पेशेंट सिर्फ डिस्क हर्निएशन के देख रहा हूँ। डिस्क प्रोट्रूजन के 100-150 पेशेंट देख रहा हूँ। डिस्क बल्जिंग के कम से कम 150-200 पेशेंट मेरे पास आते हैं। लेकिन ये सारे पेशेंट विदाउट ऑपरेशन क्योर हो रहे हैं। करेक्ट। मैं मेरे आगे के प्रश्न पर आता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MRI एंड एक्सरे? ये दोनों टूल जो है वो पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्सरे जो है उसमें रीढ़ की हड्डी पूरी स्पाइन जो है आपका वो पूरा C1 से लेके टेलबोन तक पूरा पता चलता है कि उसका अलाइनमेंट कैसा है, उसके स्पाइनस प्रोसेसेस कैसे है। बहुत बार क्या होता है, ये देखो मैं दिखाई दे रहा हूँ, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेसेस, दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। ये एक्सरे में दिखाई देते हैं कि वो बहुत बार कुछ पेशेंट में हम लोग देखते हैं पेशेंट का वर्टेब्रल सेगमेंट ऐसे शिफ्ट रहता है, कुछ पेशेंट में ऐसा रहता है, कुछ पेशेंट में सिर्फ राइट साइड पोस्टेरियरली आती है। तो ये सब चीजें आप एक्सरे में देख सकते हो एंटेरियर, पोस्टेरियर, लैटरल व्यू से। और मेनली स्पाइन जो है उसका फाउंडेशन है सैक्रम और कॉकिक्स और टेलबोन और दो इलियम आगे गया है, पीछे गया है, वो ध्यान में MRI में नहीं आता है। मेनली रूट कॉज सैक्रम में ही रहता है 70 to 90% पेशेंट में। तो हमेशा एक्सरे जो है वो आपका रूट कॉज दिखाता है कि सैक्रम का हाइट कैसे है, ऑब्चुरेटर फोरामेन का हाइट कैसे है, सैक्रोइलियक जॉइंट का हाइट कैसे है, डायमीटर कितना है। और MRI जो है वो सिर्फ लैटरल व्यू दिखाता है। एक्सरे आपको आगे की बाजू, पीछे की बाजू, लैटरल बाजू दिखाता है। MRI ओनली शोज यू ओनली लैटरल लाइन, लेकिन उसमें बोन नहीं पता चलते, सिर्फ 2 वर्टेब्रल सेगमेंट का गादी कितना बाहर आया है ये पता चलता है। और गादी बाहर आया है तो एलोपैथी लोग उसको बोलते हैं ऑपरेशन करो। एग्जैक्टली, मैं इसी पॉइंट पर अभी आने वाला हूँ। सर, आप जिसमें स्पेशलिस्ट हो, जो कि है कि आप विदाउट ऑपरेशन स्पाइन ठीक करते हो, सर आप एग्जैक्टली इसके बारे में क्या बता सकते हैं? डॉक्टर भंडारी स्पाइन टेक्निक जो है वो टेक्निक बोलने का कारण यह है कि मैंने अलग अलग 30-40 कोर्सेस मेरे ऑल ओवर इंडिया के बाहर हो गए। और वो करते समय हम लोगों ने एक विशिष्ट पद्धत जो है, विशिष्ट एक बैठक उसको बैठाई है कि पेशेंट आने के बाद उसको कैसे चेक करना है। बहुत बार क्या होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है पेशेंट को हम कुछ पूछते नहीं है, हम ही बताते हैं कि ये साइड में आपको पेन हो रहा है क्या, अप टू कहाँ पे पेन है, वो एग्जैक्ट डायग्नोसिस करने के लिए अलग अलग तरीकों का एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। और वो एग्जामिनेशन करने के बाद डायरेक्टली पेशेंट को हम बोलते हैं कि ये है आपको तकलीफ है। वो हम लोग क्रॉस चेक करते हैं एक्सरे में, वो क्रॉस चेक करते हैं MRI में, और वो क्रॉस चेक पेशेंट खुद करता है। मतलब बहुत बार ऐसे पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते बताते हैं कि हमने तो डॉक्टर को कुछ बोला नहीं, उन्होंने ही बताया कि ये दर्द हो रहा है। ये पहला डॉक्टर है जो मेरे लाइफ में, मैंने 30-40 डॉक्टर किए स्पाइन के लिए, लेकिन किसी ने मेरे को बोला नहीं कि तुमको यहाँ पे ही दर्द है। तो कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग उसको पहले खड़ा करते हैं, चेक करते हैं चारों एंगल से, 6 फीट से डोमिनेंट आई से देखते हैं कि पेशेंट का ग्रेविटी कैसे है, पेशेंट कैसे खड़ा है, पेशेंट के शोल्डर कैसे है, पेशेंट का पेल्विस कैसा है, टिल्टेड है, शिफ्टेड है, क्या नॉर्मल है, न्यूट्रल है। उसके बाद पीठ का एरिया सब देखते हैं, कौन से मसल वास्ट हो गए, कौन से मसल, पैर का फुटप्रिंट देखते हैं कि फुट कैसा है पेशेंट का। उसके बाद लैटरल लाइन देखते हैं, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल। और उसके बाद पेशेंट को बैठाते हैं। बैठाने के बाद हम लोग जिलेट टेस्ट करते हैं, जो कि पेशेंट को हम लोग आगे झुकने को बोलते हैं। और झुकते समय मैमिलरी प्रोसेस, फैसेट जॉइंट जो है वो खुला है क्या बंद है,
क्लोज है वो चेक करते हैं। उसके साथ रोटेशनल टेस्ट करते हैं, एपी टेस्ट करते हैं। उसमें पता चलता है कि कौन सा सेगमेंट पीछे आया है और कौन सा नर्व पिंचिंग है। उसके बाद ये नर्वोस्कोप नाम का जो मशीन है मैं लेके आया हूँ, ओके ओके, ये यूएस में इस्तेमाल किया जाता है। रीढ़ की हड्डी को C1 से लेके टेलबोन तक लगाते हैं और वो लगाने के बाद कौन सा नर्व टेम्परेचर पता चलता है कि एग्जैक्ट कौन से नर्व पे इन्फ्लामेशन है पेशेंट को, कौन सा डिस्क इन्फ्लाम है, कौन सा वर्टेब्रल सेगमेंट इन्फ्लाम है, वो पता चलता है। और वो पता चलने के बाद वहाँ पे स्पाज्म कहाँ पे है वो पता चलता है, कहाँ पे दर्द है वो पता चलता है, कितने दिन से वो दर्द है वो भी पता चलता है। 2 साल तक का हम लोग उसके ऊपर जानकारी ले सकते हैं। तो उसके बाद पेशेंट को चलने को बोलते हैं। उसके बाद पेशेंट को सो के लेग लेंथ टेस्ट करते हैं। फिर ऑर्गन टेस्टिंग करते हैं, पेशेंट के सर के ऊपर हाथ रखते हैं और उससे पता चलता है कि ये पेशेंट का प्राइमरी फॉल्ट करेक्ट ब्रेन में है, क्रेनियोसैक्रल ब्रेन में है, क्रेनियोसैक्रल सूचस में प्रॉब्लम है, डूरामेटर में प्रॉब्लम है, ब्रैकियल प्लेक्सस नर्व में प्रॉब्लम है, या सैक्रल प्लेक्सस में प्रॉब्लम है, साइटिक नर्व में प्रॉब्लम है, क्या ऑर्गन इम्बैलेंस है। आज जो भी दर्द हो रहा है उसका प्राइमरी फॉल्ट ऑर्गन इम्बैलेंस है क्या कुछ, या डायरेक्ट सैक्रल प्लेक्सस के नर्व रूट में प्रॉब्लम है क्या, या वर्टेब्रल सेगमेंट में प्रॉब्लम है क्या, ये पेशेंट के दिमाग के ऊपर हाथ रखने के बाद पता चलता है। दिस इज अ जनरल लिसनिंग बोलते हैं इसको, और ये बेसिकली यूएस में की जाती है। उसके बाद हम जो भारतीय पद्धत है नाड़ी परीक्षा और दर्शन परीक्षा, नाड़ी परीक्षा नसों की परीक्षा, हम लोग पेशेंट की नस देखते हैं और नस देख के देखते हैं वात पित्त कफ ये इम्बैलेंस कहाँ पे है, ओके, उसमें प्राण वायु कैसा है, उदान वायु कैसा है, समान कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है वो पल्स से पता चलती है। उस पेशेंट में पल्स जो है, कफ कितना बड़ा है, क्या उसका क्षय हुआ है, धातु कैसे है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये धातुओं में विकृति है क्या, वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद पेशेंट का टंग देखते हैं, आइज देखते हैं। उसके बाद पेशेंट को चलने को बोलते हैं, उसका टोन कैसा है चलने का, वो सब देख के पेशेंट का क्या अच्छा है क्या बुरा है और कहाँ पे फॉल्ट है, प्राइमरी फॉल्ट क्या है, सेकेंडरी फॉल्ट क्या है, थर्ड फॉल्ट क्या है, और उसके बाद पेशेंट को उसी दिन बताते हैं कि आपका ये डायग्नोसिस है, आपको कम से कम 7 से 9 महीना, किसी को 8 से 12 महीना, किसी को 12 से 15 महीना लगने वाला है। महीने में एक बार 3 घंटे के लिए हमारे पास आपको आना है। ओके, महीने में एक बार 3 घंटा, उसमें हम कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और कस्टमाइज एक 15-16 प्रकार के ट्रीटमेंट उनको पेशेंट को देते हैं। जैसे जैसे पेशेंट हर महीने में आता है वैसे उनको घर पे लेने के लिए आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, आयुर्वेद परहेज देते हैं, यूट्यूब के योगा के लिंक देते हैं, जूम पे हम लोग योगा लेते हैं लाइव सेशन, 12 सेशन ऑनलाइन जूम पे चलते हैं, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक। वो उनको अटेंड करने को बोलते हैं, कैसे उठना है बैठना है सोना है, हर संडे को उसका प्रोग्राम देखने को बोलते हैं लाइव, और यूट्यूब का लिंक देते हैं। तो पेशेंट ने उनके इमोशन कैसे चाहिए, उनके विचार कैसे चाहिए, तकलीफ कैसी ठीक होने वाली है, उसका सब जानकारी हम जूम पे देते हैं। तो पेशेंट को पता चलता है कि बाबा ये बीमारी ठीक होने वाली। बहुत बार कैसे होता है, पेशेंट जब मेरे पास आता है तो कम से कम वो 10-15 डॉक्टर के पास जाके हुए ही मेरे पास आता है, और वो डॉक्टर बताता है कि आपका रीढ़ का हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, डिस्क कट करना पड़ेगा, आपका ये डिस्क बाहर आया हुआ है। तो पेशेंट बहुत नर्वस हो जाता है, फियर पैदा होता है मन में कि अभी कुछ ठीक नहीं। क्या होता है हमारे इंडिया में, क्या है, आपको तकलीफ हो गई तो आप आपके फ्रेंड को फ़ोन करते, आपके मौसी को फ़ोन करते, मामा को फ़ोन करते, नानी को फ़ोन करते, और फिर क्या होता है सब लोग आपको घर पे मिलने को आते हैं। और कुछ लोग आते हैं तो बोलते हैं ये नारियल पानी बिस्किट का पार्ले जी का पूड़ा लेके आते हैं, और बोलते अरे हमारे बाजू में बिल्डिंग में एक औरत है, उसका ऑपरेशन हुआ है और वो ऑपरेशन होने के बाद वो बेड पर ही है, तो ऑपरेशन मत कर। फिर दूसरा कोई दोस्त आता है तो वो भी बताता है मेरे फूफा का ऑपरेशन हुआ था और उनका चलना मुश्किल हो गया, पेन तो कम हुआ ही नहीं।
तो बहुत बार पेशेंट के मन में फिर फियर उत्पन्न होता है, मैं ऑपरेशन करूं या नहीं करूं या क्या करूं। फिर पेशेंट कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इलाज के लिए जाता है या कुछ हार्ड वैद्यों के पास जाता है। फिर उधर कुछ एक 10%, 20%, किसी को 50%, किसी को 100% अच्छा लगता है। बाकी के पेशेंट घूमते रहते हैं कि क्या करना है। तो सभी लोगों ने ध्यान में रखना है कि फियर मन में से निकाल दो कि अभी मैं नहीं चल पाऊंगी, या मेरा अभी पैर का पूरा ताकत जाएगा, या मैं बेडेंट हो जाऊंगी। तो ये ध्यान में रखो, किसी को ऑपरेशन बताए तो डरना नहीं है। पहले एक तुम शांति से समझ लो कि आपकी बीमारी क्या है और आपके बीमारी के लिए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या क्या है, पहले ढूंढो। बहुत मैनुअल थेरेपी, मैं जैसे काम कर रहा हूँ वैसे अलग अलग वैद्य, अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट भी आज इंडिया में काम कर रहे हैं। और उनके पास जो ट्रीटमेंट है वो लेने की कोशिश करिए। करेक्ट। ऐसे मत करिए कि ऑपरेशन बोला है तो फटक से इंश्योरेंस है इसलिए ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन के बाद हम लोग देखते हैं महीने में 40-50 पेशेंट आ रहे हैं कि ठीक नहीं लगा, क्या ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद पेशेंट का कॉन्फिडेंस चला जाता है। करेक्ट करेक्ट। अभी मैं ठीक होऊंगा या नहीं, अभी मेरा आगे का जिंदगी कैसे है। बहुत बार डिलीवरी के पहले कुछ लड़कियां मेरे पास आती है, ऑपरेशन किया रहता है, अभी मैं चांस लूं या नहीं लूं। तो हमारी जो टेक्निक है, डॉक्टर भंडारी स्पाइन इंटीग्रेटेड किया है सब ट्रीटमेंट को, और उसमें हम लोगों ने इमोशन इज ऑल्सो वन फैक्टर, स्ट्रेस ऑल्सो वन फैक्टर। तो हम सब लोगों को बताते ही है कि अति विचार मत करो, अति चिंता मत करो, अति स्ट्रेस मत लो। जो हो रहा है वो प्रारब्ध है। करेक्ट। जो घट रहा है वो भगवंत का प्रसाद है। जो भी हमारे लाइफ में बन रहा है, मेरी बात सुनो ना, आपको दी भगवान ने तकलीफ तो स्पाइन की रीढ़ की हड्डी की दी, कैंसर तो दिया नहीं दिया। हमारा पैर कटा नहीं, हमारा पैरों में इंजरी हुई है या पैर जो है वो इतना भी नहीं कि उसको हम लोगों को कट करना पड़ रहा है। तो एक ध्यान में रखना है कि रीढ़ की हड्डी ये ठीक होती है। ऐसा मत करना कि सोच के डर जाना नहीं है, इमोशन या बीपी नहीं बढ़वा के लेना है कि अभी कुछ करूं मैं मर जाऊंगी, ऐसे मत सोचना है। एक पहले दिमाग से निकल देना है कि जो मैनुअल थेरेपी है उससे काफी राहत मिलती है, और उसके साथ आप योगा हम जो लेते हैं तो योगा से पेशेंट का पावर बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाता है। करेक्ट। पेशेंट का बहुत बार क्या होता है, पेशेंट मैनुअल थेरेपी करता है लेकिन योगा करवाता नहीं है, फिर रीऑकरेंस के चांसेस, या कुछ पेशेंट में ताकत कम रहती है। तो ताकत जो है वो योगा से ही बढ़ती है। करेक्ट। तो कंपलसरी योगा करना है, कंपलसरी ये मैनुअल थेरेपी आप 7 से 9 सेशन लोगे तो 100% ऑपरेशन बच जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग ट्रीटमेंट के नाम मैं बताता हूँ। जैसे कि विसेरल मैनिपुलेशन, उसमें हम ऑर्गन बैलेंस करते हैं। जैसे कि क्रायोप्रैक्टर है, उसमें बोन अलाइन करते हैं। न्यूरोमेनेंजियल मैनिपुलेशन में नर्व का मैनिपुलेट करते हैं। ओके। जैसे कि फेशियल मैनिपुलेशन है, उसमें पोस्चर करेक्ट करते हैं, जो भी स्पाइन आपका टेढ़ा हुआ है उसको रीअलाइन करते हैं। वापस मर्म थेरेपी है, उसमें आपके सब इमोशन रिलीज करते हैं। ओके। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है उसमें जिसमें हम लोग पेन कम करते हैं। जैसे कि पेशेंट जब भी आता है तभी बताता है कि मेरे को पेन जो है रीढ़ की हड्डी में ऐसा पेन हो रहा है। कुछ पेशेंट बोलते हैं मेरे को ऐसा पेन हो रहा है, कि कुछ बोलते हैं मेरे को रीढ़ की हड्डी में ऐसा पेन हो रहा है, कुछ लोग ऐसे दबा के दिखाते। तो वो अलग अलग पेन का वैरायटी है। वो हम लोग पता करते हैं कि ये पेन कौन सा टाइप का है। बहुत लोगों में पेन जो है इट इज़ अ वेरी यूनिक, हर एक पेशेंट का आइडेंटिटी होता है पेन का। वो डॉक्टर ने देखना है, उसको हम लोग दर्शन परीक्षा बोलते हैं कि पेशेंट कैसे पेन दिखाई दे रहा है। करेक्ट। और उसके हिसाब से हम लोग अलग डायग्नोसिस करते हैं कि इसका पेन कौन सा है। और स्पेसिफिक पेन रहता है। L3 L4 का मांडियों में ही पेन रहेगा, L4 L5 का पिंडरियों में ही पेन रहेगा, L5 S1 पिंडरियों के पीछे की तरफ, S2 आपके टोज फीट के ऊपर ही पेन रहेगा और पिंडरियों में पेन रहेगा। तो एक ध्यान में रखना है, हर एक नर्व का सप्लाई अलग है और उसका पेन अलग है। तो उसकी जानकारी, उसका सही डायग्नोसिस होना और सही ट्रीटमेंट आप कस्टमाइज दोगे तो 100% पेशेंट को रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलेगा। एग्जैक्टली। मैं यही अभी आप बता रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि क्या होता है ना कि ऑपरेशन हो या कोई भी ट्रीटमेंट होने के बाद है ना, क्लिनिक से हमें एक सेफ्टी के लिए एक बेल्ट मिलता है। तो इस बेल्ट का क्या महत्व रहता है? जहाँ पे मूंगी आती है, झिंझिनाट पेशेंट को है, वहाँ पे बेल्ट लगाने के वजह से वो मूंगियाँ कम होती है
और झिंझिनाहटपन कम होता है, एक सपोर्ट बोल सकते हैं हम? सपोर्ट रहता है, सपोर्ट के वजह से झिंझिनाहट कम होती है। लेकिन झिंझिनाहट नहीं है और आप बेल्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत बार वो बेल्ट के वजह से एडवर्स इफेक्ट आते हैं, जिसमें मसल वीकनेस हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन पे चले जाते हैं। तो जहाँ पे मूंगिया आ रही है, टिंगलिंग सेंसेशन जिसमें है, जिस पेशेंट में टिंगलिंग सेंसेशन है उन्होंने ही सिर्फ बेल्ट का इस्तेमाल करना है। आपको दर्द है या लोगों को लगता है मेरी गादी बाहर आई है और मैं बेल्ट लगाऊं, तो ऐसा नहीं है। बेल्ट लगाओ, 2 घंटा बेल्ट लगाइए, ट्रैवलिंग में बेल्ट लगाइए, अदरवाइज कंटिन्यूस बेल्ट लगा के कुछ लोग सो जाते हैं और उसके वजह से कुछ दिन के बाद मसल वास्ट होते हैं, ताकत कम हो जाती है पैरों में की, फिर पता चलता है पेशेंट को यार यह बेल्ट की वजह से हुआ है। एग्जैक्टली सर, आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है, आपके 35 प्लस कोर्सेज भी हो चुके हैं सर, आपके जो पेशेंट है, करेक्ट, आपके जो क्लाइंट्स है, इनके एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बता सकते हो? मेरे पेशेंट के जो रिव्यूज़ है, बहुत रिव्यूज़ मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिए हैं। आप डॉक्टर भंडारी स्पाइन टेक्निक या डॉक्टर भंडारी स्पाइन क्लिनिक के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत रिव्यूज़ है, लेकिन तो भी मैं 1-2 रिव्यूज़ आपके लिए बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट जब भी आता है तो वो अलग अलग ऑर्थोपेडिक 2-3 डॉक्टर के पास जाके ही मेरे पास आता है। बहुत लोग ऐसे बार हम लोग देखते हैं। तो पहली बार जब हम लोग चेक करते हैं तो पेशेंट का विश्वास बहुत कम रहता है कि 4 लोग ऑपरेट बोल रहे हैं और एक अकेला ये बंदा बोल रहा है कि ये ऑपरेशन नहीं करना है। उसी समय मैं जो भी पेशेंट आते हैं तो उनको बताता हूँ कि रोज़ मेरे 12 पेशेंट ऑन गोइंग रहते हैं, डेली मेरे 12 पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए रहते हैं और 6 से 8 पेशेंट ही मैं सिर्फ ओपीडी में चेक करता हूँ। नंबर ये फिक्स है क्योंकि मेरे को हर एक को मैं टाइम देता हूँ और हर एक का कोर वैल्यू मेरा रिजल्ट है। उस हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं। करेक्ट। नंबर इज नॉट माय ड्रीम, माय ड्रीम इज जो भी पेशेंट आ रहा है वो 1000% ठीक होना चाहिए, ये मेरी अंदर की आत्मीयता है। तो उस हिसाब से हम लोग पेशेंट जो भी कोई आता है बाहरगांव से मेरे पास, सोलापुर, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, दुबई से महीने को 20 पेशेंट है, बॉम्बे से महीने को कम से कम 200-250 पेशेंट बॉम्बे से आते हैं, पुणे में। जो भी पेशेंट आते हैं उनको हम लोग जब भी चेक करते हैं ना, तो चेक करने के बाद उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ये डॉक्टर को समझ में आ गया कि मेरे को एक्चुअल क्या हो रहा है। और एक्सरे और एमआरआई हम लोग जो एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को, वो आज तक वो बोलते हैं हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे 10-10 मंजिली बॉम्बे के हॉस्पिटल से, उन्होंने भी नहीं बताया। उधर ही पहला मेरा बहुत, हम लोग वहाँ पे पहली बार पेशेंट बताता है कि सर दिस इज़ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, नाइस एग्जामिनेशन बाय यू। देन हम लोग उनको बताते हैं कि सर ये ऐसे ऐसे प्रोग्नोसिस है और मेरी खासियत है कि जो होने वाला है उसको ही मैं ट्रीटमेंट देता हूँ। मैं ऐसे मराठीत म्हणतात करा पहा बघू, असं मी कुठल्याही पेशंटला सांगत नाही की आप करके देखो, ठीक लगा तो आगे करना है, ये नहीं है। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो वेरी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। और एविडेंस बेस्ड क्योंकि मैंने आज तक 9000 केस स्टडीज मेरे पास ऐसे है कि जिनका 3 महीने के बाद बिफोर एक्सरे, 3 महीने के बाद एक्सरे, हर 3 महीने के बाद हमने एक्सरे निकाला है, और एमआरआई पहले दिन और बिफोर 7 सेशन के बाद, तो उसमें 100% हमको चेंजेस मिले। 100% बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है उसके वजह से मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है काम करने का कि ये चीज हो सकती है। और जो नहीं होता है, जो मेरे को पता है, जैसे कि एंट्रोलिस्थेसिस है, गिर गया पेशेंट और डिस्क वर्टेब्रल सेगमेंट आगे चल गया, उस पेशेंट में बहुत बार बर्निंग रहता है, पैरों में जलन रहती है, वैसे पेशेंट हम लेते नहीं है। उसको पहले दिन ही एक्सरे देख के बोल देते हैं कि बाबा तुम्हाला ऑपरेशन करावं लागेल, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे ट्यूमर है, स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर आता है बहुत बार, गांठ आती है माउस की या हिमेटोमा की, रक्त की गांठ आती है, कभी कभी माउस की गांठ आती है, कभी कभी अंदर का जो फेशिया है वो पूरा फाइब्रोस हो गया रहता है। ओके। कुछ पेशेंट में टीबी जैसे लक्षण रहते हैं, तो उनको एकेटी चालू करने को बोलते हैं। जिधर गांठ आई है उधर बोलते हैं ये कट करना है, ऑपरेट करना है। तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई डायग्नोसिस, माई ट्रीटमेंट प्लान एंड
रिजल्ट मिलने वाला है तो ही केस लेता हूँ। अबव 70 के केसेस मैं नहीं लेता हूँ, बिलो 3 इयर्स के केसेस नहीं लेता हूँ। जहाँ पे मेरे को मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये केस होने वाला है, देन गो अहेड। करेक्ट। इसलिए मैं कम से कम 20 से 25 मिनट एक पेशेंट चेक करने के लिए लेता हूँ और अच्छी तरह से चेक करके बताता हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट टू बेस्ट फॉर यू। ऑपरेशन है तो मैं बताता हूँ कि सर ये ऑपरेशन का केस है, ये मेरे पास होने वाला नहीं है, ये विदाउट ऑपरेशन का केस है, ये मेरे पास होने वाला है। करेक्ट। इस स्वभाव के वजह से बहुत बार पेशेंट बोलते हैं, मैं ऑपरेशन बोला रहता हूँ, बहुत बोलते हैं कि सर एक बार तो ट्रीटमेंट करके देखो ना प्लीज। तो मैं उनको हाईली रिकमेंडेड, सर ये होने वाला नहीं है, आप गलत फहमियों में मत रहो। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं आज तक मेरा ये जो नॉलेज है जो आपके लिए ही इस्तेमाल किया है और आपके सही के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हाईली रिकमेंडेड या विदाउट ऑपरेशन होने वाला है और ये विथ ऑपरेशन ही होगा। एग्जैक्टली सर, मैं मेरे लास्ट के पॉइंट पर अभी आता हूँ सर, कि मतलब मैं खुद बहुत सारे लोगों को ये सजेशन देता हूँ कि एडवोकेट हो या डॉक्टर हो, इनके सामने हमें खुल के बात करनी चाहिए। हमें बराबर है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हमें ऐसे ऐसे हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे इशू आ रहे हैं। बट बहुत सारे लोग हैं ना कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो दिल खोल के डॉक्टर को नहीं बताते, वो शर्माते हैं, नहीं तो उन्हें लगता है कि हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उन्हें सबसे पहले पूरी चीजें दिल खोल के बताना जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है सर, क्योंकि एक किस्सा मेरे को याद में आया अभी। एक केस थी, पंढरपुर से एक पेशेंट आया था मेरे पास। वो 2 साल से सोया नहीं पीठ के ऊपर। 2 साल से पीठ के ऊपर सोया नहीं। वो सोता था कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर ऐसा, नहीं तो चेयर के ऊपर ऐसा। वो सो गया पीठ के ऊपर तो उसको सीवियर पेन था थाइज में, सीवियर पेन थाइज में होता था और वो सो ही नहीं पाता था। मोर देन 15 to 20 सेकंड उसको खड़ा होना पड़ता था। वो सीधा सो गया कि 20 सेकंड में खड़ा होना है। ये केस मेरे को स्पाइन की लगी नहीं। चेक करने के बाद मैंने तब मैं इस्तम सीख के आया था, जस्ट ISTM, इंस्ट्रूमेंटेड असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन। इस्तम नाम का एक US का प्रोब है मेरे पास। जहाँ पे जिनके ऑपरेशन हुए हैं, जहाँ पे कैलोजन फाइबर्स की गुठलियाँ बनी है, लिम्फ नोड की गुठलियाँ बनी है, तो उसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं। उनको मैंने चेक करने के बाद पता चला कि उनका पूरा चेक किया मैंने। उनको बोल दिया कि ये स्लिप डिस्क का तकलीफ नहीं है, आपको रीढ़ का हड्डी का तकलीफ नहीं है। तो फिर मैंने जब भी एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन करते समय एक ध्यान में आ गया कि पूरा उनको पूछा मैंने कि आपको और कुछ तकलीफ है क्या, और कुछ आपका हुआ है क्या। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं उनके कपड़े निकाल के पूरी रीढ़ की हड्डी चेक की और पेट का भाग पूरा चेक करने के बाद उधर मेरे को एक मार्किंग दिखा ऑपरेशन का। तो वो मार्किंग देखने के बाद मैंने दूसरा सवाल तुरंत उनका किया कि ये ऑपरेशन काय का किया आपने? तो वो बोले हर्निया का हुआ। फिर मेरा तुरंत क्वेश्चन आ गया कि बाबा ये ऑपरेशन करने के बाद के दूसरे दिन से आपको ये नींद का तकलीफ आ गया क्या? बोले हाँ। वे बोले इस प्रश्न का किसी ने मुझे आज तक पूछा ही नहीं मेरे को ये, और मैंने भी किसी को बोला नहीं कि ये ऑपरेशन के बाद हुआ है। तो वो बोले ऑपरेशन से और नींद का क्या कनेक्शन है, और इधर का ऑपरेशन हुआ ऊपर और मेरे थाइज का क्या कनेक्शन है। तो फिर मैंने उनको इस्तम नाम का जो ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको बताया, वो इस्तम मैंने दिया। हाँ, वो जस्ट इस्तम मैंने ऐसे ही दे दिया, चलो एक करके देखते हैं। और किया मैंने। पेशेंट स्पाइन का नहीं था, इसलिए मैंने उनको बोला मेरे को फी वगैरह कुछ मत दो, मेरे को ये मैं एक ट्रीटमेंट सीख के आ गया हूँ, फायदा हुआ तो आपका प्रारब्ध, भगवंता की कृपा। मैंने वो ट्रीटमेंट उनको दे दिया और जाओ घर पे बोल दिया, और वो घर पे चले गए और दूसरे दिन सुबह आ गए। मैं बोला यार कुछ तो भी गलती हो गई क्या? मैं डर गया क्योंकि नया ट्रीटमेंट था और ऐसे ही किया था, तो कुछ ये क्या। तो वो तुरंत अंदर आ गए क्लिनिक में, और अंदर आने के बाद डायरेक्टली उन्होंने मेरे को साष्टांग नमस्कार डाल दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। और पूरा पैर पकड़ के सो गए पैर के ऊपर। तो मैं बोला क्या हो गया सर?
सर 2 साल के बाद पहली बार मैं रात को सोया हूँ। और मेरे पापा बोले पीठ पर सोए। पीठ पर सो हाँ। गया, और मेरे पापा बोले तुझे पांडुरंग पुणे में मिला, जा उस पांडुरंग के दर्शन लेके आ। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये बहुत कोई भी पेशेंट है तो उन्होंने जानकारी पूरी देनी चाहिए कि मेरा कब क्या होता है। बहुत बार रिकॉर्ड लिखते नहीं ये लोग कि कभी क्या हो गया है। अभी परसों ही एक केस आई थी, राइट फ्रंटल कॉर्नल सूचर मिला था मेरे को, और उनको पीठ रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम था लास्ट 3 साल से। लेकिन मैंने हाथ जनरल लिसनिंग किया, और जनरल लिसनिंग करते समय मेरे को राइट फ्रंटल कॉर्नल सूचर जो है, तो यहाँ पे लगा कि ऐसे क्वेश्चन मैंने किया, उन्होंने याद किया, बोले नहीं किया है, नहीं लगा है मेरे को। फिर एक 10-15 मिनट हो गए, वो बाहर चले गए, दूसरा पेशेंट अंदर आया, मैंने उनको चेक किया, और दूसरा पेशेंट चेक करने के बाद वो वापस अंदर आ गए की नाही मेरे को 2 मिनिट सरसे बोलणं हो सर, मी झाडावरनं पडलो होतो आणि डोक्यामध्ये मोठा दगड लागला होता माझ्या 10वी मध्ये। तर असं बोलल्यानंतर ऐसे बात करने के बाद वो रूट कॉज था रीढ़ की हड्डी का। वैसे ही तीसरी एक केस अभी लास्ट फ्राइडे को हो गई, उसमें मैंने पेट के ऊपर हाथ रखा, लोकल लिसनिंग हमको उसको बोलते हैं, विसरल मैनिपुलेशन जब करते हैं, तो मेरे को लोकल लिसनिंग में मिल गई राइट किडनी। और राइट किडनी मिलने के बाद मैंने उनको पूछा कि आपके घर में किसी का डेथ हुआ है क्या। क्यों, बिकॉज राइट किडनी इज ऑलवेज, जब भी शॉक ट्रॉमा रहता है, पेशेंट में ट्रॉमा हो गया है, शॉक हो गया है मेंटली, तो उसमें फ्रोज हो जाती है। तो मैंने उनको पूछा, तो वो बोले ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ट्रीटमेंट दे दी, राइट किडनी का लिगामेंट मैंने रिलीज किया, रिलीज करने के बाद वो फ्रोजन किडनी हिलना स्टार्ट हो गई। उन्होंने भी कहा कि हाँ मेरी किडनी अभी हिल रही है, अच्छा लग रहा है, और चलने लगे। और चलते चलते समय डायरेक्टली बोल दिया कि मेरे घर में 6 लोगों का डेथ हो गया है। वो 6 लोगों का ट्रॉमा जो है वो इमोशन में चला गया, इमोशन के वजह से। अभी क्या होता है, बहुत बार पेशेंट जो है एक 8-10 महीने के बाद, या साल 2 साल 5 साल के बाद वो भूल जाता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है और इसका क्या रीजन है। कुछ चीज़ों में इमोशन, बहुत झगड़े हुए रहते हैं, बचपन में तकलीफ हुई रहती है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ रहता है, किसी के लाइफ में कुछ अलग अलग तरीकों के अलग अलग इमोशनल पेन रहते हैं। किसी का बहुत बार उसको नीचा या ऊंचा या कुछ अलग अलग तरीकों का संघर्ष करना पड़ता है लाइफ में, वो भी एक कारण रीढ़ की हड्डी का है। वैसे कुछ लोग बहुत बार बड़े बड़े ऑपरेशन हुए रहते हैं, तो मैं क्यों बोलूं, क्या जरूरत है बोलने की। तो सभी डॉक्टर के पास आप जाओगे तो सभी केस टेकिंग अच्छी तरह से बताना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये हुआ था, या क्वेश्चन पूछने के बाद सही तो बोलना चाहिए, हाँ ये हुआ था। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं तो उनका अनुभव आपने पूछा था, तो उसमें एक लातूर से पेशेंट आई थी, 28 साल की लड़की थी, और उसमें 3 बार ऑपरेट हुआ था, 3 बार लैमिनेक्टॉमी की थी, 3 बार डिस्क कट किया था, और उसके बाद वो बहुत टेढ़ी आई थी। मैं आपको पीपीटी अभी रन करो बाजू में, मैं बता रहा हूँ उसके। तो उस पेशेंट में हम लोगों ने मैनुअल थेरेपी दिया, और उस देने के बाद वो पूरा टेढ़ा स्ट्रक्चर फर्स्ट डे 70-80% सीधा हुआ था। और सेकंड सेशन के बाद उसके टिंगलिंग चले गए, थर्ड सेशन के बाद उसका यूरिन का कंट्रोल वापस आ गया, ओके। फोर्थ सेशन के बाद उसको मोशन समझ में आ गई। तो ये मैजिकल रिजल्ट्स और मैजिकल हैंड्स ट्रीटमेंट है। तो बहुत बार हाथों को जो है, एक भगवान ने हमारे हाथ बनाए हैं, और हाथों को जो समझता है वो मशीन नहीं समझती, एक ध्यान में रखना। जो हाथों को समझता है, जो हाथ से नाड़ी देखी जाती है, जो हाथ से हम ऑर्गन पाल्पेट करते हैं, जो हाथ से हम ब्रेन का फ्लूइड चेक करते हैं, वो मशीन पाल्पेट नहीं कर सकती है। तो ऐसे दूसरी एक पेशेंट आई थी, उसका HbA1c 14 था और शुगर 400 था। तो डॉक्टर खुर्जेकर तभी संचेती हॉस्पिटल में थे, उन्होंने ऑपरेशन हाईली रिकमेंडेड किया था कि आपका पैर कट करना पड़ेगा। तो वो पेशेंट में हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फर्स्ट डे उसका पेन 30-40% रिलीज हो गया फर्स्ट सेशन में, कि जो चल नहीं सकती थी, पैरों में ताकत पूरा चले गया था, पैर हिल नहीं रहे थे। सेकंड सेशन में उनका शुगर लेवल कम 200, कि जो 10 साल में नहीं हुआ था। वाओ।
मिरेकल। HbA1c जो पेशेंट का बढ़ा था वो भी 5 के ऊपर आ गया आफ्टर मैनुअल थेरेपी। तो बहुत बार क्या होता है, पेशेंट का स्ट्रक्चर तो बैलेंस में आता है, सभी ऑर्गन बैलेंस में आते हैं, वर्टेब्रल सेगमेंट बैलेंस पे आते हैं, तो अपने आप अंदर के स्ट्रक्चर, अंदर की सभी ऑर्गन्स, अंदर के इमोशंस, अंदर के हार्मोन्स अपने आप काम करना चालू करते हैं नॉर्मल से। मतलब मैनुअल थेरेपी इज नॉट ओनली फॉर स्पाइन, होलिस्टिक ही देखा जाए तो पूरा बॉडी, सर से लेके पैर तक, विचार, पेशेंट के थॉट्स, पेशेंट का चलना बैठना उठना, पेशेंट का ऑर्गन्स, पेशेंट की डाइजेस्टिव सिस्टम भी चेंज होती है। तो ये सब फायदे उससे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग स्पाइन तो स्पाइन के ऊपर ही सिर्फ फोकस कर रहे हैं, लेकिन स्पाइन के साथ पेशेंट को ये सारे तकलीफें कम हो जाती है। बहुत लोगों के बीपी की गोली बंद हो जाती है, कुछ लोगों का शुगर का टैबलेट का डोज कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट मैनुअल थेरेपी से होते हैं और पेशेंट का बिहेवियर भी चेंज होता है, थॉट प्रोसीजर चेंज हो जाती है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, स्वभाव चेंज हो जाता है। करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली। विराज सर, आपके साथ द एके टॉक के पॉडकास्ट में हिंदी पॉडकास्ट करके आपके साथ काफी अच्छा लगा। और मतलब स्पाइन के रिलेटेड, मतलब मुझे पर्सनली बहुत सारी चीजें स्पाइन के बारे में पता थी, बट टेक्निकली नॉलेज बहुत कम था। बट आपने इतना कुछ बताया द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट के मंच पर, एंड काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। हमारे प्रेक्षकों को भी अच्छा लगेगा, आई होप सो। और आपके आगे के जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सर। थैंक यू। मैं द एके पॉडकास्ट में आ गया, इसलिए आपने जो बुलाया मेरे को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच पे आने के वजह से एक पेशेंट का भी ऑपरेशन बच गया, तो मैं बहुत आनंद व्यक्त करता हूँ, और उसके वजह से लाखों लोगों की जर्नी चेंज हो जाएंगी। करेक्ट। क्या बहुत बार ऑपरेशन करके एडवर्स इफेक्ट जो है वो लाइफ टाइम लॉन्ग जर्नी में रहते हैं लोगों का। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू।